फ्रेंड्स, मैं हूं जिज्ञासा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे शो में। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकारों के अलावा गायकों ने भी बुनियादी रोल निभाए हैं। सुर, ताल, लय का लिहाज करते हुए अपनी सुरीली और मखमली आवाज के मालिक मिस्टर अभिजीत साहब, हम उनका आज स्वागत करते हैं हमारे शो में। नमस्कार। अभिजीत साहब, हमारे फ्रेंड्स को आप बताएंगे कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे यूपी में कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं बंगाली भट्टाचार्य फैमिली का हूँ और बचपन देखिए, जब हम बॉम्बे में आ जाते हैं तो यहाँ पे अपने बच्चों का बचपन देख रहे हैं। वहाँ पे हमारा बचपन छतों में और गलियों में ज़्यादा गुजरा है। यहाँ पे बचपन लोगों का अपने सोसाइटी के कंपाउंड में गुजरा है। यहाँ पे सोसाइटी में, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे दो बच्चे हैं, तो हमारी सोसाइटी में कुछ उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम 100 या 150 फ्लैट्स हैं। तो हर यंग कपल्स है, सब लोग, हर एक के दो दो बच्चे हैं, तो 300, 150, 200 बच्चे एट ए टाइम मिलते हैं। तो उनको 150, 200 बच्चों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे में तो ऐसा ही था कि बस चंद गिन गिन के 6 या 7 लोगों से ज़िंदगी भर 15-20 साल तक उन्हीं के साथ उठना बैठना होता आया। तो जो है सीमित है, वहाँ पे बचपन सीमित था, यहाँ पे बचपन सीमित दायरे में मैंने अपना बचपन बिताया। आपको फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहली फिल्म कैसे और कब मिली जिसमें आपने अपना पहला गाना गाया? आनंद और आनंद आर.डी. बर्मन साहब की म्यूज़िक में गाया था। देवानंद साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनका बेटा हीरो था सुनील आनंद। और हासिल क्या, मतलब 2 साल लग गए उनको गाना सुनाने में, आर.डी. बर्मन साहब को पकड़ने में, गाना सुनाने में। मिलते रोज़ थे, रोज़ उनके पास जाता था, खड़ा रहता था स्टूडियो में, फिल्म सेंटर में। वो उनको नमस्कार करता था, वो निकल जाते थे, फिर आते थे। एक दिन बस डिसाइड कर लिया कि वापस जाऊंगा कानपुर, और बहुत हो गया, अभी बस जाने के पहले एक बार उनसे बोलता हूँ कि आप सुन लीजिए। बस एक दिन बुरी तरह से मेरे अंदर वो गुस्सा भी था, वो उतावलापन था, मेरे अंदर एक जज्बात था, वो लेके मैं पहुंच गया। मैंने कहा मैं वैसे भी 2 साल से यहाँ पे हूँ, अब मैं अचानक चला ही जाऊँगा। तो जाने के पहले मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप मुझे चांस दो, आप एक चांस दो, मुझे सुन लीजिए, बस उतना ही चांस चाहिए कि आप मुझे सुन लीजिए। वह उतना ही था। तब थोड़ी SMS वगैरह होते थे कि मैं आ जाता, जैसे आप आज के अभिजीत जैसे आते हैं, पहले का अभिजीत ऊपर वाले ने भेजा SMS करके। आप हमें ये बताइए कि आपको गाने का शौक कब से और कैसे लगा? गाने का शौक नहीं था, मैं पैदाइशी गायक हूँ। पैदाइशी गायक हूँ। गायक हमेशा पैदा होता है। आजकल शौकिया गायक बन गए, कोई कहीं से भी गाता है, लेकिन मैं तो मुंह से ही गाता हूँ। अभिजीत जी, गाने का फन तो गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन आपने अपने इस फन में इतनी महारत कैसे हासिल की? किसी उस्ताद के जरिए, किसी रियाज या ट्रेनिंग के जरिए, किसके जरिए? ट्रेनिंग और रियाज कुछ उस्ताद लोग देते हैं, कुछ मैं खुद को देता हूँ। मैं खुद का उस्ताद मैं खुद ही हूँ। मुझ में जो खामियां हैं, मेरे अंदर जो खामियां हैं, उनको मैं पहले पहचानता हूँ, उनको पहचानने की कोशिश करता हूँ, फिर उनको दूर करता हूँ। तो मेरा उस्ताद मैं खुद हो गया। एक बिजनेसमैन कोई पढ़ लिख के नहीं आता। बिजनेस होता है उसकी चपलता, उसकी बुद्धि, उसके मतलब स्टडी से। तो हर आदमी अपना बिजनेस, कोई जैसे गुलशन कुमार साहब ने शुरू किया था जूस की दुकान से, और आज इतने बड़े म्यूज़िक कंपनी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जूस वाला इतना बड़ा बन गया। तो इसी तरह मुझे क्या करना है तो मुझे मालूम है, हर खुद का उस्ताद खुद होना बहुत ज़रूरी है। आप अब तक कितनी फिल्मों में गा चुके हैं? चंद नाम जो आपको अब तक याद हो, हमें बताइए। 91 से रेगुलर जो मुझे पोजीशन मिली है, 91 से लेके आज 2007, 16 साल, 17वां साल। तो जैसे एक समय था जब हर पिक्चर में गाया करता था, क्योंकि तब मैं उतना चूज़ी नहीं था, थोड़ा सा जैसे नाम बड़ा, जब आप नए नए होते हैं, गाना हिट हो जाता है तो सब गाने आप गाते हैं, तो आप ख्याल नहीं रखती कौन सा गाना ख़राब है, कौन सा गाना लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपने इतनी अच्छी इमेज बनाई है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। फिर आप चूज़ी हो जाते हैं कि हमको इन्हीं लोगों के साथ काम करना है,
उसके बाद हो जाता है कि एक मुकाम पे आप पहुंच जाते हैं तो आप नहीं, ये सब काम नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा करना है। तो उस हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो इंडिया में जितने पिक्चरें बनती हैं या जितनी पिक्चरें बनी 91 से लेके 2007, तो मेरे ख्याल से हर चौथे या पांचवें पिक्चर में मेरा गाना होना चाहिए। पहले हर पिक्चर में था, फिर हर दूसरे में हो गया, फिर हर तीसरे में हो गया, आज हर पिक्चर में मेरा गाना नहीं होता तो ये इस तरह से तो कुछ हज़ार फिल्में तो होनी चाहिए, कुछ हज़ार फिल्में नहीं बनी। आपको क्या लगता है गाने के लिए किन खूबियों का होना जरूरी है? क्या रियाज करने से गाने में निखार आ सकता है? देखिए, रियाज होता है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस मतलब होता है काम पे लगे रहना। जब आप काम ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं, सुबह से रात तक मैं काम ही कर रहा हूँ, तो काम और रियाज में कोई फ़र्क नहीं है। रियाज भी करो, काम भी करो, तो आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो वो गले को नुकसान देता है। तो जैसे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े दिन के लिए फ्री हूँ, गाने नहीं गा रहा हूँ, तो उस टाइम मैं रियाज कर लेता हूँ। और क्या करने से गला अच्छा होता है, ये बात ऐसी तो बहुत से लोगों को देखा है, बेचारे सुबह सुबह गार्गिल, बेसुरा हैं लेकिन गार्गिल करते हैं। वॉइस क्वालिटी नहीं है लेकिन गार्गिल करते हैं। गाना नहीं आता तो गार्गिल करते हैं। इसका मतलब गार्गिल करने से गला अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे ही देखिए, मैं अगर कोई चीज़ वर्जित, जैसे गले के लिए मैं इतना ख्याल रखता हूँ तो बिल्कुल रखता हूँ। मैं बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी पीता हूँ, मैं फ्राई भी खाता हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी खाता हूँ, मैं गरम गरम भजिया भी खाता हूँ, मैं कभी कभी ड्रिंक भी करता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, पराठे मक्खन वाले भी खाता हूँ। तो बिल्कुल वर्जिश जिसको बोलते हैं ना, गला है बिल्कुल ताकत, मसल्ड मेरा वॉइस। हमें आप अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बताइए। पता नहीं कौन सी पिक्चर कब आती है और कब चली जाती है, तो मैं जाने वाली फिल्मों के नाम बता सकता हूँ आपको। पिछले कई सालों से जाने वाली फिल्में ज़्यादा आ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपने 16 या 17 साल के इंटरव्यू में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं दिया कि मेरी आने वाली फिल्म कौन सी, कभी नहीं, आज तक। अभिजीत जी, आपने बहुत सी फिल्में और बहुत से एल्बमों में गीत गाए हैं, तो अपने आने वाले एल्बम के बारे में हमें कुछ बताइए। एल्बम पे मैं अपने चौथे एल्बम पे मैं बस शुरू कर रहा हूँ काम। मेरा आशिकी तेरे बिना लम्हे हो गया, अब शुरू करूँगा चौथे एल्बम के बारे में काम करना। अभिजीत जी, आपने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, तो गाने के दौरान कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको अभी तक याद है तो हमें प्लीज़ बताइए। देखिए, मुझे मेरे लिए यादगार पता नहीं कितना, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ, जिस रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हों या रिकॉर्डिस्ट हों या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, उनके लिए हर रिकॉर्डिंग एक यादगार बन जाती है। मैं कुछ मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन मैं हर चीज़ को यादगार बना के जाता हूँ। लोग फिर सोचते हैं जब उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, अरे यहाँ पे एक दिन वो अभिजीत आया था और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। मतलब मेरा तो वो है, बस कुल्लम डुल्ला हंसी के साथ करता हूँ, तो लोगों को मालूम अभिजीत आ गया तो फिर अभी थम के बैठ जाओ, अभी सब हंसने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो चलता है बहुत मिजाज के तौर पे। ऐसा लगता नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करने गया हूँ, ऐसा लगता है बस मौज मस्ती करने गए, फिर कब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। अभिजीत जी, कहते हैं कि फन की खुशबू किसी सरहद में विश्वास नहीं करती, और आजकल सरहद पार से बहुत से आर्टिस्ट और बहुत से सिंगर्स आ रहे हैं और जिनको हमने अपने सराखों पे बिठाया है। तो आपका क्या ख्याल है, ये कैसी शुरुआत है? ये अंत है, ये शुरुआत नहीं है। ये जो इंडियन टैलेंट और इंडियन जो बहुत ऊंचे दर्जे का टैलेंट है, उनको ख़त्म करके एक बहुत निम्न स्तरीय आवाज़ों को लाया जा रहा है। आप कोई भी ऐसा नहीं दे सकते कि कोई अच्छे लोग आ रहे हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, एक्सेप्ट नुसरत साहब या गुलाम अली या मेहंदी हसन साहब को छोड़ के, आबिदा, 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी बहुत वाहियात लोग हैं। कोई गिटार पकड़ के बहुत बेसुरा, बहुत ही बेसुरा, मैं कहूँ तो मैं नाम भी बोल सकता हूँ आपको कैमरे में, मेरे अंदर इतना गट्स है। जितने बैंड वाले हैं सब, तो ये शुरुआत अच्छी नहीं है। ये एक इंडियन भारतीय संस्कृति या भारतीय म्यूजिक का अंत की शुरुआत है। आज टॉप 15 में देखिए, गानों में 10 गाने उनके होते, 5 हमारे होते। यही शुरुआत अगर आज से बहुत पहले हुई थी, 15 साल पहले होती, 25 साल पहले होते, तो शायद किशोर कुमार, रफ़ी साहब भी नहीं होते थे, यही लोग होते थे। अगर ये लोग अच्छे हैं तो पाकिस्तान में इनको कोई नहीं जानता। उनको ज़रूरत क्या है यहाँ पे आने की?
हम तो नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि हमको कुछ दे ही नहीं सकते, उनके पास कुछ नहीं है। एक जहाँ पे बेरोज़गारी है, जहाँ पे म्यूज़िक, संगीत, फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ भी नहीं है, ख़त्म है, तो सब कोई इधर आएगा ना। हमारे यहाँ इतने कोने-कोने में जाइए आप, ग्वालियर जाइए, बनारस में जाइए, अलीगढ़ जाइए, खां साहब लोग बेचारे, इतने बड़े-बड़े खां साहब लोग हैं। शास्त्रीय संगीत के बड़े-बड़े खां साहब लोग बैठे हैं हमारे, एक से एक कव्वाल हैं, बैठे हुए हैं। उनको कोई जाके ढूँढता नहीं है। कब वो इस दुनिया से विदा ले लेते किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। बड़े-बड़े उस्ताद लोग, जिनका एक काल में बहुत नाम था, वो लोग भी बैठे रहते हैं। लेकिन वहाँ से बेसुरे खां साहब लोगों को हम लोग सर पे सर आँखों पे बैठाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभिजीत जी, आप स्टेज शो के शहंशाह माने जाते हैं, तो स्टेज शो के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले, इसके पहले गाज़ियाबाद के लिए मेरे पास आते थे, तो मैं डरता था नहीं, लोगों से सुना करता था नहीं गाज़ियाबाद में थोड़ा-सा क्राइम है, ये है, वो है, शो तो और लगता था कि ये शो शुरू कर लोग डांस वांस करने लगे, फिर गोली चलेगी, फिर ये होगा, फिर डांस। विश्वास कीजिए, मैंने वहाँ पे शो शुरू किया और वहाँ पे पूरी मतलब ये एक जो धारणा गलत हो गई, तो वहाँ पे पूरी फैमिली क्राउड बैठी हुई थी, करीब 10,000 लोग थे, जिसमें बच्चे, लेडीज़, बहन भाई लोग, अच्छे-अच्छे लोग, गवर्नमेंट के लोग। शो शुरू हुआ कुछ 9 बजे से और करीब 1 से 2 बजे तक मैंने गाना गाया। मतलब वो भी एक अपने आप में यादगार है। सोच के गया था कि आधा 1 घंटा गा के, 1.5 घंटे गा के जल्दी से भाग जाऊँगा, लेकिन जा नहीं पाए, इतना मज़ा आया। तो इस तरह का होता है कभी-कभी। जो छोटे-छोटे कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, डीलर्स मीट होता है, कभी-कभी 250-300 ऑडियंस ही वहाँ पे होती है, लेकिन वो भी एक यादगार शो बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ शो करने गया और वहाँ पे 50,000 लोग थे, तो वो यादगार हो, ज़रूरी नहीं है। 200 लोगों में भी शो यादगार हो सकता है। अभिजीत जी, आपके गीतों में एक खास बात है कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर होता है, तो इसका क्या राज है? और आपको क्या लगता है, एक सिंगर के लिए उसकी लैंग्वेज या उसकी ज़बान पर कितना कमांड होना ज़रूरी है? मेरे को ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो पैदा हुआ हूँ यूपी में, कानपुर, लखनऊ। मेरा लहज़ा, मेरी ज़बान वहाँ की है। तो फिर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसमें कमांड हो मेरा। तो मेरे लिए तो सुबह शाम जैसे चाय वाले से बात करूँगा या फ़ोन पे बात करूँगा, दुकान वाले से बात करूँ, किसी से भी बात करूँ, आपसे गुफ्तगू करूँ, मेरे लिए तो सेम लैंग्वेज मेरे लिए सेम है और सेम टाइम है बंगाली। तो वो रिचनेस भी है हमारे उसमें बात करने में, सेंटेंस बनाने में, कहाँ पे आदाब चाहिए, कहाँ पे क्या, वो भी है। अभिजीत जी, सूफियाना धुनों का चलन आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है, तो क्या आपको भी सूफियाना धुनें पसंद है और ये कैसी शुरुआत है, हमें बताइए। ऐसा नहीं है, ये जिनको सूफियाना नहीं मालूम उनको कहा जा रहा है कि ये सूफियाना है, तो हमको सूफियाना नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे जो भी इटालियन फूड सर्व किया जाता है, हम उसको इटालियन सोच के ही खाते हैं। उसमें क्या होता है, जिसके पहले आपको बताता हूँ, बचपन में आज से बहुत साल छोटे में, जब यूपी में नया नया डोसा आया था, तो हम लोग को मालूम था डोसा क्या होता है रियल। तो उसमें गरम मसाला, इलायची, सब कुछ पड़ता था, लहसुन, अदरक, लेकिन रियल डोसे में सब पड़ता ही नहीं। जब यहाँ पे आया मालूम पड़ा। तो सूफियाना जो अंदाज़ा था वो सूफी सिंगर लोग ही कर सकते हैं। अब जैसे गज़लों के नाम पे मुजरे भी पॉपुलर हो गए, और जैसे पंजाबी गाना, आप बताइए ना कितने पंजाबी सिंगर्स है, पंजाबी जो आज का चल रहा है, कहाँ पंजाबी है कहाँ? एक कुड़ी और एक वर्ड है उनका पंजाब दी, 2 या 3 छोड़ के बाकी पंजाबी लैंग्वेज कहाँ है? और पंजाबी लैंग्वेज को वो पंजाबी बीट कहाँ है, पंजाबी सुर कहाँ है, वो पंजाबी तलफ़ुज़ कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ऐसे करने से, ढोल बजा देने से पंजाबी गाना हो गया, इंग्लिश गाना भी पंजाबी हो गया, हिंदी गाना भी पंजाबी हो गया, तो वो हमारे लिए ठीक है। हमको सिखाया जा रहा है कि पंजाबी, तो हमने मान लिया पंजाबी। तो सूफ़ी गाना इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद बोलेंगे ये ठुमरी है, जिनको ठुमरी नहीं मालूम उनको बताएंगे ठुमरी है, बोले अच्छा ठुमरी है, वाह वाह वाह। चाइना में जाके आप कद्दू का पराठा भेज दीजिए, बोले इंडियन है, बोलेंगे ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना। इंडिया में मंचूरियन नाम एक डिश मिलता है चाइनीज़, जबकि चाइना में मंचूरियन करके डिश ही नहीं है। तो जब तक इंडियन वालों को चाइनीज़ नहीं मालूम था, उनको पता है मंचूरियन है, चाइनीज़ है, खा लिया लोगों ने, आज वो सबसे हिट है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ किशोर कुमार से। मैंने उनसे सीखा, उनको कॉपी नहीं किया।
कॉपी करने और सीखने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग हूबहू गाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी उनकी संगीत शैली को हूबहू गाने की कोशिश की, सीखने की, कि उन्होंने जो मील मुर्गियाँ ली हैं, लोगों ने उनकी आवाज़ कॉपी करने की कोशिश की, मैंने उनका अंदाज़ कॉपी किया। लोगों ने वो भारीपन, जिनका वॉइस पतला, वो भारीपन लाने की कोशिश की, मैंने नहीं किया। मैंने उनका दर्द को लाने की कोशिश की, उनका जो एक उछलम कूदम अंदाज था उसको लाने की कोशिश की। तो इसलिए शायद मैं आज, कोई मुझे ये नहीं कहता कि मैं किसी की कॉपी हूँ, कुछ भी, मैं ओरिजिनल हूँ। देखा जाए तो ऐसा जिस आदमी ने आर डी बर्मन के साथ शुरुआत की हो, म्यूज़िक आर डी बर्मन से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन म्यूज़िक आर डी बर्मन तक ही पहुँचता है। म्यूज़िक की मंजिल आर डी बर्मन है। आर डी बर्मन का म्यूज़िक, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर आएंगे चले जाएंगे, उनका म्यूज़िक चला जाएगा, आर डी बर्मन खुद चले गए। आर डी बर्मन का म्यूज़िक अगले, जब तक मतलब म्यूज़िक रहेगा, कोई रिसर्च भी कर ले समझ में नहीं आएगा कि ये साउंड कैसे है, बट इतना सिंपल, लेकिन ये बात उसमें, ये जो एक, वो हर एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर का कंपटीशन आर डी बर्मन के साथ ही होगा। तो आर डी बर्मन के साथ जिसने काम किया हो, जिसकी शुरुआत मैंने आर डी बर्मन से की है, वो पद्धति को देखा है, रिकॉर्डिंग का तरीका देखा है, जब इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं होता था, फिर भी वो जो साउंड निकाल दे वो आज इलेक्ट्रॉनिक में नहीं निकल सकता। महबूबा महबूबा शोले का जो गाना है, वो साउंड आप इलेक्ट्रॉनिक में निकाल के दिखा दीजिए, आप कोई साउंड निकालता नहीं, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक में आता है, उसी का साउंड है। वो तो साउंड प्रोड्यूस करते थे। वो पीठ में, जॉली मुखर्जी हमारे सिंगर हैं, उनको उल्टा लिटा के उनकी पीठ के ऊपर पानी डाल के, और वो चपटी करके वो सब उली चली जायर वगैरह में उसके पीठ पे बजाया गया। तो ये सब साउंड तरीका है, एक सोच है कि मेरे को कौन सा साउंड चाहिए। अभिजीत जी, आपने कौन सी भाषाओं में गीत गाए हैं? कौन सी भाषा में गीत नहीं गाया ये बता सकता हूँ आपको। जैसे शायद मैंने सिंधी में नहीं गाया, मैंने साउथ के 1 या 2 लैंग्वेज में शायद नहीं गाया, मैंने चाइनीज़ नहीं गाया, मैंने रशियन नहीं गाया, मैंने जर्मनी नहीं गाया, मैंने फ्रेंच नहीं गाया, बाकी मेरे ख्याल से मैंने सब लैंग्वेज। अभिजीत जी, हमारे दर्शक मित्रों को आप अपने फ्यूचर प्लान या अपने खूबसूरत ख्वाब के बारे में बताइए। वो दक्षिणानुसी बातें तो नहीं करूँगा कि अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया। ये सब घिसे पीटे लोग होते हैं जो सब कुछ करके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब बातें करते हैं। मैंने तो सब कुछ पा लिया, मुझे जितना पाना था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है। अगर इसके बाद और भी कुछ आएगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो पास्ट है, जो मैंने कर दिया, वही मेरे फ्यूचर के काम में आएगा। मैं फ्यूचर की बात ही नहीं सोचता, मेरा पास्ट ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा प्रेजेंस हमेशा है, तो मेरा कभी पास्ट नहीं है। तो मेरा जो भी गाना है अगले कई सालों तक, मेरी आवाज़, तो वो सब फ्यूचर ही है मेरे लिए। आप नए सिंगर्स या अपने फैंस को कोई नेक राय देना चाहेंगे? सिर्फ गाना गाओ। कौन गा रहा है वो तो इतना ख़राब है, उससे अपनी तुलना मत करो। भाई आजकल तो यहाँ से गा रहे हैं, वहाँ से गा रहे हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता? सब लोग जाता थी यार, अरे वो इतना बेसुरा है, तो वो सब मैंने तो वो सब, तब हमने हिम्मत की जब किशोरदा और लता जी गा रहे हैं, तब उनको देख के मैंने हिम्मत की गाने की। तब मैंने सपना देखता था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा। और आजकल लोग बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों को देख के इनकरेज होते, कितना फ़र्क है। सोचो कि अगर तुमको सिंगर बनना है तो सोचो किसके, ऐसा सोचो कि रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी आज हैं, इनके रहते तुम्हें सिंगर बनना है, तब बन के दिखाओ। वो होना चाहिए। अपने आप को धोखा मत दो कि मैं, आप हिट में विश्वास रखोगे तो एक यू विल गेट, अगर किस्मत अच्छी रही तो यू विल गेट 1 हिट, लेकिन अच्छा नहीं मिलेगा। हिट और अच्छे में बहुत फ़र्क है। मेरे गाने बहुत अच्छे हैं तो इसलिए ज़िंदगी भर लोग उसको सुनते हैं। हिट गाना मतलब जो हिट था, अच्छा गाना हमेशा चलता है। अभिजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई है जो आपके नक्शे कदम पर चल रहा हो? तो मुझे नहीं मालूम इस बात का, लेकिन जैसे मेरे को ऊपर ज़ोर दे के कभी मुझसे नहीं कुछ कराया गया, वैसे मैं भी अपने बच्चों को ज़ोर दे के कुछ नहीं कराता हूँ। तो अगर होगा तो उनके जीन्स में है, अगर होगा तो वो लोग भी माशाल्लाह कुछ करेंगे, नहीं तो कोई अपना गाड़ी का शोरूम खोल लेगा, कोई कपड़े का आड़त,
कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, किसी की मिल भी हो सकती है, कोई यूरिया खाद का बिजनेस भी कर सकता है, यू नेवर नो, जिसका जिसका अपना अपना तरीका है। अभिजीत जी, आप इस वक्त अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही पैगाम है कि आपका प्यार, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मेरे दिल की धड़कन है। अभिजीत जी, अब तक की जो भी फिल्में हैं जिसमें आपने गाना गाया है, उसमें से कोई भी एक ऐसा गाना जो आपको बहुत ही पसंद हो, तो हमारे लिए प्लीज गुनगुना दीजिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। आप ही मेरे दर्शक हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे दिल में रहते हैं। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा शो बहुत ही पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए सेलिब्रिटीज, नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।